फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अपनी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो के साथ सोमवार की देर रात मुंबई पहुंचे। उनका विमान मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा, जहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये मैक्रो की 2017 में सत्ता संभालने के बाद भारत की चौथी आधिकारिक यात्रा है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की आज मुंबई में मुलाकात होगी। इसी दौरान दोनों देशों के बीच में 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील होगी। ये डील कीमत के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी सैन्य खरीद होगी। इसके तहत भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। इस बैठक में रक्षा, समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर के 3:15 बजे मुंबई के लोक भवन में होगी। इसी दौरान दोनों ही नेता हॉरिजॉन 2047 रोड मैप के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। मुलाकात के बाद एमओयू का आदान प्रदान होगा और संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। तो वहीं शाम को होटल ताज पैलेस में भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम का आयोजन भी होगा। इसके बाद में रात के 8:15 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन एंड कल्चरल कमेमोरेशन कार्यक्रम में दोनों नेता शामिल होंगे। ये 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के रूप में मनाने का प्रतीकात्मक उद्घाटन होगा। मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेता साथ में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 18 फरवरी को दोपहर के 1 बजे राष्ट्रपति मैक्रो नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचेंगे, जहां वो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेंगे। इस समिट में एआई, नई तकनीकों को डिजिटल सहयोग जैसे तमाम विषयों पर चर्चा होगी। वहीं पर 19 फरवरी को राष्ट्रपति मैक्रो, पीएम मोदी समेत कई वैश्विक नेताओं की उपस्थिति भारत मंडपम में होगी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, एक चरण में हो सकते हैं असम विधानसभा के चुनाव। वहीं मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता संभव मानी जा रही है। 4 से 8 मार्च के बीच तारीखों का ऐलान हो सकता है और 3 से 7 अप्रैल के बीच में असम में चुनाव संभव माने जा रहे हैं। देखिए, असम में विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक है और अब असम के चुनावों को लेकर के अब एक जानकारी ये भी निकल कर के सामने आ रही है कि एक चरण में ही असम विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। यानी जो फर्स्ट फेज है उसी के भीतर असम विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगनी संभव मानी जा रही है और 4 से 8 मार्च के बीच ही असम में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं 3 से 7 अप्रैल के बीच में असम में चुनाव संभव माने जा रहे हैं। तो मार्च में तारीखों का ऐलान और अप्रैल के अंदर असम में चुनाव संभव माने जा रहे हैं। तो एक फेज में ही असम में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो असम विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है कि एक चरण में ही असम में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, संभवतः ये माना जा रहा है। और इसी कड़ी में मार्च के पहले वीक में ही आचार संहिता संभव लगनी मानी जा रही है और मार्च के अंदर ही 4 से 8 मार्च के बीच में तारीखों का ऐलान हो सकता है कि कौन सी तारीख को चुनाव होंगे। तो वहीं अप्रैल की बात कर ली जाए तो देखिए, अप्रैल में ही चुनाव होंगे, लेकिन जो तारीख है जो पहले रुझानों में सामने आ रही है 3 से 7 अप्रैल के बीच में असम में विधानसभा के चुनाव संभव माने जा रहे हैं।
और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विंध्याचल धाम में मां विंध्याचली की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने विधि विधान से माता विंध्याचली की आराधना की और मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराई। दर्शन पूजन के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिमागी रूप से बीमार है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में जाकर दिमाग का इलाज कराना चाहिए। तो वहीं सीएम शर्मा ने असम में घुसपैठ को लेकर कहा कि असम की हालत काफी नाजुक है। असम में करीब 35% बांग्लादेशी घुस कर रह रहे हैं, जिसमें 3% ही स्थानीय हैं और बाकी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। दूरी रहो, बहुत बढ़िया है, दूरी रहो खाली। असम का हालत बहुत नाजुक है और असम का जो हिंदू मुस्लिम का डेमोग्राफी है, अभी लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ में 40% हो चुका है। 3 से 4% मुस्लिम ऐसा है जो देश का ही है, लेकिन बाकी जो 36% होगा, कोई ना कोई समय वो लोग बांग्लादेश से ही आए थे, कांग्रेस का समय में ही आए थे और बढ़ते बढ़ते अभी 40% 40% तक वो लोग पहुंच गए। असम। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गांधीनगर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वलसाड कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी ईमेल के जरिए पाई गई है। डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और वहां पर सर्च किया जा रहा है। गांधीनगर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा वलसाड के कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये जो धमकी दी गई है ईमेल के जरिए पाई गई है और ईमेल के जरिए ही बम से उड़ाने की कोर्ट को धमकी मिली है, जिसके बाद में टीमें अलर्ट हो गई हैं। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुके हैं कोर्ट। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता भी कोर्ट जा चुके हैं। तो गांधीनगर जिला कोर्ट और वलसाड कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए ये धमकी मिली। अब जांच भी की जा रही है कौन से ईमेल आईडी से, कौन से ईमेल एड्रेस से ये लेटर आया है, किन के द्वारा भेजा गया है, कोई थ्रेड लेटर ना हो, इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसके अलावा कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है और डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है और वहां पर सर्च भी किया जा रहा है। यूपी के जौनपुर न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ही बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया है। जिला जज की आधिकारिक वेबसाइट पर यह धमकी मिली। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और वहां पर जांच की जा रही है। यूपी के जौनपुर न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है। पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया है एहतियात के तौर पर और जिला जज की आधिकारिक वेबसाइट पर ये बम की धमकी मिली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद है, वहां पर सर्च किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। ईमेल के जरिए ही ये धमकी दी है। जिला जज की आधिकारिक जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसी पर यह धमकी दी गई है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां भी पहुंच चुकी हैं, मौके पर मौजूद हैं और ऐसे में यूपी के जौनपुर न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और वहां पर जांच की जा रही है।
राजधानी जयपुर स्थित दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र से देश के कृषि क्षेत्र को एक डिजिटल पहल का आगाज अब हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां एआई आधारित प्लेटफॉर्म भारत विस्तार की लॉन्चिंग की। इसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। मकसद है किसानों को तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाना और कृषि सेवाओं को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध करवाना। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित किसान का होना बेहद जरूरी है। बीजेपी सरकार कृषि और किसानों के लिए काम कर रही है। इस योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। ये मौका जो किसान के लिए बहुत बड़ा फायदा भी देने वाला है, किसान के जीवन में बदलाव लाने वाला भी है। ये मौका आपने राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर को दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से प्रदेश को कृषि एवं एआई के उपयोग और इसके माध्यम से नई कृषि तकनीकों को समझने का अवसर मिलेगा। और जयपुर इस धरती पर आज भारत विस्तार का राष्ट्रीय श्री गणेश हुआ है। एआई के माध्यम से लागू होने वाली ये योजना किसानों को जीवन में खुशहाली लाएगी और किसान को हर क्षेत्र में आगे बढ़। राजस्थान कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ ने आज विधानसभा का घेराव कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल हुए। इससे पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता 22 गोदाम स्थित सहकार भवन पर इकट्ठा हुए और रैली के रूप में विधानसभा की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और टकराव की स्थिति भी बन गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर के 1:30 बजे जैसे ही विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। इसी दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिसके बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान ने कहा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार को जवाब देना होगा। इसी दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा गौ हत्या के मुद्दे के चलते स्थगित है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को गौ माता से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के खेल कूद प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि अमीन पठान के नेतृत्व में ये विंग सभी प्रकोष्ठों में नंबर 1 पर काम कर रहा है। बुलेटिन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। 5वीं बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। तो आप देखिए, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 11 बजे विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था प्रश्नकाल के साथ, और 5वीं बार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा कर रहा है
है और इसी हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है राजस्थान विधानसभा की। अब खबर जयपुर ग्रामीण के चोमू से है, जहां हाड़ौता चौराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक एम्बुलेंस में एलपीजी गैस भरते समय अचानक गैस रिसाव हो गया और देखते ही देखते वाहन आग की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गैस भरते समय तेज गंध और सिसकारी की आवाज आई, जिसके बाद में एम्बुलेंस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा और अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों ने एहतियातन दुकानें बंद कर दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही पास खड़े अन्य वाहनों को हटाकर बड़ा हादसा टाल दिया गया। स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव को आग का कारण माना जा रहा है। हालांकि असली वजह जांच के बाद स्पष्ट होगी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एम्बुलेंस को भारी नुकसान पहुंचा है। जयपुर में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। यहां झोटवाड़ा इलाके की कांटा चौराहे पर देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 2 युवकों को कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्कॉर्पियो चालक दोनों युवकों को टक्कर मारते हुए साफ दिखाई दे रहा है और हादसे के बाद लोग मौके की ओर भागते हुए नजर आए। मृतकों की पहचान सीकर के नीमका थाना निवासी मोहित और भरतपुर के कुम्हेर निवासी वीरेंद्र के रूप में हुई है। वे जयपुर के पाचेवाला सिरसी रोड पर रहते थे। मोहित छात्र था, जबकि वीरेंद्र अपोलो फार्मेसी कंपनी में काम करता था। राहगीरों की सूचना पर एक्सीडेंट थाना वेस्ट पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां पर मूनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक नंदी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी स्थानीय निवासी ने नंदी को खून से लथपथ देखा और तुरंत ही पालिका कर्मी जुगनू तंबोली को सूचना दी। इसके बाद में पालिका टीम और राज्य सरकार की 1962 पशु हेल्पलाइन टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद घायल नंदी का रेस्क्यू किया गया। पशु चिकित्सकों ने उसके पैर पर टांके लगाए और समय पर इलाज मिलने से नंदी अब सामान्य है। ये क्रूर हमला पूरे इलाके में हड़कंप मचा गया है और सवाल उठता है कि एक बेजुबान जानवर पर इतनी बेरहमी क्यों की गई। मूलपुर से अभी से हाथी ने मुझे सूचना मिली कि भाई कोई सांड का किसी ने पैर काट दिए हैं। तो इसकी सूचना पर हम वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचकर सांड को रेस्क्यू किया। 1962 में वहां पर पहुंची, उसका ट्रीटमेंट वहां कर गए, उसके टांगे वांगे लगा करके अभी वो ठीक है और उसको वहीं रख रखा है। मूलपुर से अभी से हाथी ने मुझे सूचना मिली कि भाई कोई 20 से 22 फरवरी तक शिल्पग्राम में लोक संस्कृति का महाकुंभ चलेगा। जवाहर कला केंद्र में राजस्थान की संस्कृति और कला की झलक देखने को मिलेगी। 3 दिनों में राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और सर कार्यवाह डॉक्टर दत्तात्रेय हौसबोले शिरकत करेंगे। सभी अलग अलग दिन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। 21
फरवरी को राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े और सर कार्यवाह दत्तात्रेय हाउस बोले रहेंगे और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए 400 से ज्यादा लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे और 22 फरवरी को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो आप देखिए 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम की कड़ी में अलग अलग दिन के सेशन रहने वाले हैं। जवाहर कला केंद्र में राजस्थान की संस्कृति और कला की ये झलक देखने को मिलेगी। 20 से 22 फरवरी तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में स्थित शिल्पग्राम में लोक संस्कृति का महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। डेराबस्सी के गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये धमकी स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसमें स्कूल परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई थी। धमकी मिलते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने तुरंत ही पुलिस प्रशासन को सूचित किया। एहतियातन स्कूल को तुरंत ही खाली करवाया गया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। उधर घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के माता पिता बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए, जहां बच्चों को सुरक्षित घर ले जाने के लिए अभिभावकों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। महाराष्ट्र के वर्धा में एक एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें काफी तेज थी और हर तरफ धुएं का गुबार था। जानकारी के मुताबिक आग सुबह के 11 बजे लगी थी। नई दिल्ली से चेन्नई जा रही जीटी एक्सप्रेस ट्रेन की पार्सल वैन में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। ये घटना नागपुर रेल मंडल के सिंधी और तुलजापुर स्टेशन के बीच की है। ट्रेन के रियर पार्सल वैन में आग लगते ही धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत ही सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन रोककर डिब्बे को बाकी कोचों से अलग कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही रेलवे और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि पार्सल वैन में आग कैसे लगी। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। रेलवे के सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आग बुझाने के बाद ट्रेन करीब 1.5 घंटे की देरी से रवाना की गई।